हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो है हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बाकी के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसके इनसाइड में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन रह गया है। प्रीवियस लेक्चर की अगर हम बात करेंगे तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ईसोफेगस, स्टमक, टंग, फेरिंग्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज जो है हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। And next one is, so first of all we are discussing about that the small intestine। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब देखिए क्या होता है कि जो स्टमक होता है, स्टमक किसके इनसाइड में ओपन हो जाता है? स्टमक जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनसाइड में ओपन हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हाईली, एक टाइप से आप बोल सकते हो कि कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। इट्स नियर अबाउटली 4 to 5 मीटर लॉन्ग, 4 to 5 मीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होता है जो हमारे एब्डोमेन के इनसाइड में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो ये रहेगा। तो मेनली अगर हम बात करेंगे तो देखिए क्या होता है कि जो स्टमक होता है, स्टमक किसके इनसाइड में ओपन हो जाता है? स्टमक ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनसाइड में स्टमक जो होता है वो ओपन होता है। कौन से रीजन में होता है? ड्यूओडेनम वाले रीजन के इनसाइड में ओपन हो जाता है। ठीक है, ये कितना है? इट्स नियर अबाउटली 4 to 5 मीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है। ठीक है, लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। और अगर हम बात करेंगे इसके डायामीटर की, तो इसका डायामीटर कितना है? इसका जो डायामीटर है वो नियर अबाउटली 3.5 से लेकर 4.5 होता है। ठीक है, तो कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा कम है और कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो 3.5 से लेकर 4.5 क्या होता है? इसका डायमीटर होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसका? इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर के इनसाइड में क्या क्या होता है बच्चों? देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर के इनसाइड में, या जो स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसके इनसाइड में 2 मेन पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड सर्कुलर फोल्ड्स। क्या होते हैं? सर्कुलर फोल्ड होते हैं। और दूसरे की अगर हम बात करेंगे, दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या होता है? इसके इनसाइड में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, तो सर्कुलर फोल्ड्स प्रेजेंट हैं और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है। ये जो सर्कुलर फोल्ड है, इन सर्कुलर फोल्ड को हम लोग बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड प्लाइसी सर्कुलरिस। क्या बोलते हैं? प्लाइसी सर्कुलरिस बोलते हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग बोलते हैं विलाई। तो ये हो गए विलाई। ओके, प्लाइसी सर्कुलरिस की अगर हम बात करेंगे तो प्लाइसी सर्कुलरिस का काम क्या होता है? प्लाइसी सर्कुलरिस का काम होता है स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ फूड फॉर प्रॉपर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये इसका मेन फंक्शन है। अब देखिए बच्चों क्या होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड किस फॉर्म में प्रेजेंट है? लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब देखिए क्या होता है कि अगर ये सर्कुलर फोल्ड प्रेजेंट नहीं होते तो क्या होता है? मस्कुलर ट्यूब है, लिक्विड आता और सीधा क्या हो जाता? पास हो जाता। तो ना तो उसको प्रॉपर डाइजेशन के लिए टाइम मिलता, ना ही उसको प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए टाइम मिलता। तो ये जो सर्कुलर फोल्ड होते हैं, ये सर्कुलर फोल्ड क्या करते हैं? फूड के मूवमेंट को स्लो कर देते हैं। अब फूड के मूवमेंट स्लो हो जाने से क्या होगा? फिर उसका प्रॉपर डाइजेशन भी होगा और प्रॉपर एब्जॉर्प्शन भी होगा। ठीक है, तो ये मेन काम होता है किसका? आपका सर्कुलर फोल्ड का, जिनको हम लोग बोलते हैं प्लाइसी सर्कुलरिस। ओके, अब हम लोग बात करते हैं विलाई। विलाई की अगर हम बात करेंगे तो देखिए क्या होता है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? जो आपका ये अगर हम टीएस कट करें किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो टीएस होती है उसके इनसाइड में ये कुछ इस टाइप से
जो इनर साइड होती है यहाँ पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग बोलते हैं विलाई। तो दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर कॉल्ड विलाई। अब अगर हम किसी इस पर्टिकुलर रीजन को अगर हम देख रहे हैं तो ये पर्टिकुलर रीजन कैसे दिखेगा, ये पर्टिकुलर रीजन जो है वो आपको कुछ ऐसे दिखेगा, लाइक दिस। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया, दिस वन इज कॉल्ड, दीज आर द स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड विलाई। अब देखिए, अब मेनली क्या है कि जो विलाई है इनके बेस पर क्या होता है, एक सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, और इन्हीं सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड द इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ओके, तो ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या करती हैं, ये सिक्रीट करती हैं सकस एंटेरिकस, और सकस एंटेरिकस जो होता है वो हमारे डाइजेशन के लास्ट स्टेप को कंप्लीट करता है। ओके, जब हम डाइजेशन वाले पोर्शन में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सकस एंटेरिकस का काम क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो विलाई है इन पर क्या होता है, यहां पर ये कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, इस टाइप से कॉलमनर एपिथेलियम क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और उस कॉलमनर एपिथेलियम के ऊपर क्या होते हैं, यहां पर ये माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, और माइक्रोविलाई का काम क्या होता है, इट इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस। ओके, ये हो गया। चलिए, अब ये जो विलाई होते हैं, इनके विलाई के सेंटर में क्या होता है, एक लिम्फेटिक डक्ट प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टील। ये हो गई लैक्टील। सो दिस वन इज कॉल्ड द लैक्टील। तो ये लैक्टील हो गई। ठीक है, कुछ बुक्स में आप लोगों को इसको सेंट्रल लैक्टील बोला जाता है। तो मेनली दिस वन इज कॉल्ड द लैक्टील, और इस लैक्टील के इनसाइड में क्या होता है, इस लैक्टील के इनसाइड में प्रेजेंट होता है लिम्फ। दैट्स वन। ओके, चलिए अब आते हैं यहां पर, तो ये हो जाएगा। यहां पर ये क्या हो गए, दिस वन इज कॉल्ड द माइक्रोविलाई, ये माइक्रोविलाई हो गए, और माइक्रोविलाई का काम क्या होता है, माइक्रोविलाई का काम होता है इंक्रीज द एब्सॉर्प्टिव सरफेस। तो ये सरफेस एरिया को क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, अगर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। दैट्स व्हाई। ओके, तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर। मेनली अगर हम बात करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपको याद रखना है, वो याद रखना है प्लाइसी सर्कुलरिस, और प्लाइसी सर्कुलरिस का काम क्या होता है, फूड के मूवमेंट को स्लो करना। किस लिए, ताकि उसका प्रॉपर डाइजेशन हो सके और प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो सके। तो ये हो जाएगा। विलाई का काम क्या होता है, विलाई का काम होता है फूड को एब्जॉर्ब करना, और एब्जॉर्ब करने के बाद में उसको ब्लड के इनसाइड में ट्रांसफर कर देना। लैक्टील का काम क्या होता है, लिम्फ का काम होता है कि ये जो लैक्टील है इसके इनसाइड में आपका एब्जॉर्ब फैट जो है वो एंटर करता है। तो यहां से एक क्वेश्चन आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब फूड प्रेजेंट इन द लिम्फ। ठीक है, तो वहां पर क्या होंगे आपके ऑप्शंस में होंगे, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, लिपिड होगा, एंड नन ऑफ दीज या फिर ऑल ऑफ दीज हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के जो मोनोमर्स होते हैं, प्रोटीन की अगर हम बात करेंगे तो अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। दैट्स वन इज। तो ये सारे के सारे किसके इनसाइड में एब्जॉर्ब होते हैं, ये सारे के सारे चले जाते हैं किसमें, आपके ब्लड में, क्योंकि वाटर सॉल्युबल होते हैं। सॉरी, फैट जो होता है वो ब्लड में ना जाके किस में जाता है, लिम्फ में जाता है। ये हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू द 2 पार्ट। ठीक है, इसको हम 3 पार्ट के इनसाइड में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए 3 पार्ट कौन कौन से हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारी, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में। ये हो गए 3 पार्ट। तो जो सबसे पहला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं ड्योडीनम। ओके, दूसरा जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं जेजुनम।
तो एक हो गया डियोडिनम, दूसरा हो गया जेजुनम, और तीसरा जो है एंड दिस वन इज कॉल्ड द इलियम। ठीक है, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। डियोडिनम की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, स्मॉल यू शेप्ड पार्ट, स्मॉल यू शेप्ड पार्ट। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर रहता है लाइक दिस। तो ये हो जाएगा स्मॉल यू शेप्ड पार्ट, और इस स्मॉल यू शेप्ड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डियोडिनम बोलते हैं। और इसका जो डायमीटर होता है वो लार्जेस्ट होता है एंड दैट्स वन इज नियर अबाउटली 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर क्या होता है, इसका डायमीटर होता है। ओके बच्चों, अब देखिए क्या है, डियोडिनम की अगर हम बात करेंगे तो डियोडिनम के इनसाइड में टू मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला क्या होता है कि एक तो ओपनिंग है किसकी, स्टमक की। तो डियोडिनम की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, स्टमक जो होता है, स्टमक ओपन इनटू डियोडिनम, डियोडिनम के इनसाइड में ओपन होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद में क्या होगा, नेक्स्ट वन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या होता है, एक और डक्ट ओपन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। तो हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट भी क्या होती है, ओपन होती है, ओपन इनटू डियोडिनम। ये हो गया। इसके अलावा एक थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहां पर प्रेजेंट होता है और उसको हम लोग बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड ब्रूनर्स ग्लैंड। ओके, तो ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, आप देखिए क्या है, एक ब्रूनर्स ग्लैंड का काम क्या होता है। ब्रूनर्स ग्लैंड जो होती है ये कुछ बेसिक, ये क्या करती है, बेसिक सब्सटेंसेस रिलीज करती है या बेसिक फ्लूइड रिलीज करती है। अब देखिए क्या है, इसका पर्पस क्या है, मान लेते हैं, देखिए यहां पर ये क्या हो गया, आपका स्टमक हो गया, दैट्स वन इज, ये स्टमक हो गया। अब ये जो स्टमक है, इस स्टमक से इनसाइड से क्या आ रहा है, आपका फूड आ रहा है। ये फूड एंटर हो रहा है किसके इनसाइड में, डियोडिनम के इनसाइड में। तो यहां पर जो फूड है, ये फूड क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं काइम, इसको काइम बोल रहे हैं। इसका पीएच कितना है, इसका पीएच मान लीजिए 2 है, 2 पीएच। ये डियोडिनम है, डियोडिनम का पीएच कैसा होता है, डियोडिनम का पीएच जो होता है वो अल्कलाइन होता है। यहाँ का मीडियम कैसा है, अल्कलाइन मीडियम है। तो जब ये फूड यहां पर एंटर करेगा तो एंटर करने के बाद में क्या होता है कि ये एसिडिक फूड जो है वो क्या करता है, डियोडिनम की वॉल पर एक्शन करना स्टार्ट करेगा। तो उस एक्शन को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है कि ये ब्रूनर्स ग्लैंड जो होती है ये एक म्यूकस की प्रोटेक्टिंग लेयर बना देती है, ऐसे दिस वन। तो ये जो म्यूकस है, अब ये म्यूकस कैसा है, ये म्यूकस अल्कलाइन नेचर का है। फूड कैसा है, बेसिक नेचर, सॉरी फूड कैसा है, एसिडिक नेचर का है। तो एसिड और बेस में क्या होगा, रिएक्शन होगा, और रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो किस टाइप की रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो इस टाइप से क्या होता है, फूड का जो एसिडिक नेचर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बेसिक नेचर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ब्रूनर्स ग्लैंड का काम क्या होता है, ब्रूनर्स ग्लैंड जो होती है इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द डियोडिनम। तो ये डियोडिनम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ओके, चलिए ये समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं जेजुनम की। जेजुनम जो है मिडिल पार्ट है। मिडिल पार्ट की अगर हम बात करेंगे, इसका जो डायमीटर है कितना है, 4 सेंटीमीटर है। इलियम की अगर हम बात करते हैं तो इलियम क्या है आपका, ये लास्ट वाला जो पार्ट है, लास्ट वाले पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसका डायमीटर कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है, दैट्स ऑल। ओके, अब एक और चीज देखिए, फूड की अगर हम बात करते हैं तो फूड का एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन जो होता है वो पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लेकिन जो जेजुनम वाला जो पोर्शन है इसमें डाइजेशन का जो एक्टिविटी है वो ज्यादा होता है। ठीक है, डाइजेशन क्या है, मैक्सिमम होगा। तो डाइजेशन की एक्टिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है।
और डाइजेशन के कंपैरिजन में एब्जॉर्प्शन जो होता है वो थोड़ा कम होता है। अब बात करते हैं इलियम के केस में। तो इलियम के केस में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, और मैक्सिमम फूड जो है वो क्या हो चुका है, डाइजेस्टेड हो चुका है। इसलिए यहां पर जो डाइजेशन की एक्टिविटी है वो थोड़ी क्या होती है, कम होती है। आप स्पेशली ये नहीं बोल सकते कि डाइजेशन जेजुनम में होता है और एब्जॉर्प्शन इलियम में होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन किसी किसी रीजन के इनसाइड में आपका क्या है, डाइजेशन की एक्टिविटी ज्यादा है। जैसे जेजुनम में डाइजेशन की एक्टिविटी ज्यादा होती है, एब्जॉर्प्शन की एक्टिविटी थोड़ा कम होगी। इलियम में एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है और डाइजेशन कम हो रहा है। ड्यूोडेनम जो है, ड्यूोडेनम जनरली साइट है किसका, न्यूट्रलाइजेशन का, क्योंकि काइन यहां से एंटर कर रहा है और इसके अलावा यहां पर क्या है, कुछ बेसिक फ्लूइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिक्रीट होंगे किसके इनसाइड में, ड्यूोडेनम के इनसाइड में। पहला तो मैंने आपको बता ही दिया है, ब्रूनर्स ग्लैंड का सिक्रीशन होगा। उसके बाद में क्या होता है, लीवर जो है या गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल जूस को सिक्रीट करता है। उसकी नेचर कैसी होती है, अल्कलाइन होती है। पैंक्रियास जो है पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करता है। ठीक है, तो उसका भी क्या है, नेचर कैसा होता है, अल्कलाइन होता है। तो ये सारे के सारे बेसिक फ्लूइड जो होते हैं, फूड को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, तो जनरली ये एक्टिविटी कहां हो रही है, ये एक्टिविटी ड्यूोडेनम के इनसाइड में हो रही है। ओके, तो ड्यूोडेनम किसका साइट है, ड्यूोडेनम मेन साइट है न्यूट्रलाइजेशन का। जेजुनम मेनली डाइजेशन एंड इलियम मेनली एब्जॉर्प्शन। दैट्स ऑल। ओके, तो ये हो जाएगा इन केस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की। तो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखिए क्या होता है। तो देखिए लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखते हैं। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट वन इज अवर लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए लार्ज इंटेस्टाइन कितना है, लार्ज इंटेस्टाइन नियर अबाउटली 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब है। ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो 6.0 से लेकर 6.0 टू 7.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो ये हो जाएगा इसका डायमीटर। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसके इनसाइड में 3 मेन पार्ट होते हैं। ओके, कितने पार्ट होते हैं, 3 मेन पार्ट होते हैं। तो पहला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं सीकम। इसके बाद में जो नेक्स्ट वन है दैट्स वन इज कॉल्ड कोलन, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। तो ये 3 मेन पार्ट होते हैं। कहीं कहीं पर आपको 4 पार्ट मिलेंगे, तो 4 पार्ट के इनसाइड में एनएस आपको मिलेगा। ओके, तो सीकम, सीकम की अगर हम बात करेंगे तो ये स्मॉल वाइडर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन विच रिसीव ओपनिंग ऑफ इलियम। तो ये क्या करती है, इलियम की ओपनिंग को रिसीव करती है। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं तो यहां पर हो गई है इलियम, तो दिस वन इज कॉल्ड इलियम। और ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड सीकम। ठीक है, तो ये हो गया। ये सीकम हो गया, ये इलियम हो गया। और यहां पर क्या है, ये जो आपका एक स्मॉल सी नैरो ट्यूब देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड अपेंडिक्स। दिस वन इज कॉल्ड अपेंडिक्स, या फिर आप इसको बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी बोल सकते हैं। सो दिस वन इज कॉल्ड बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स।
अब देखिए क्या है कि ये जनरली जो है वो क्या है हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन रिसेंटली कुछ साइंटिस्ट ने इसको रिसर्च किया है और रिसर्च करने के बाद में इसको इम्यूनिटी से कनेक्टेड किया है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक क्वेश्चन आ जाता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनिटी या इम्यून रेस्पॉन्स। तो वहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन और वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स, इस टाइप से ऑप्शन दिए रहते हैं। तो वहां पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपेंडिक्स हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इस लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, ये एक आप लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर बैंड देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड टीनी कोलाई। क्या बोलते हैं इसको, टीनी कोलाई बोलते हैं। तो टीनी कोलाई प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये होगा टीनी कोलाई यहां पर प्रेजेंट है, तो टीनी कोलाई प्रेजेंट है। टीनी कोलाई, तो टीनी कोलाई प्रेजेंट है। तो टीनी कोलाई क्या है कि ये आपका मसल का एक बैंड है। अब मसल के बैंड होने की वजह से क्या होता है कि इस लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ पाउचेस के जैसे स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं। ये आपके पाउच के जैसे स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, तो इन पाउच को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड होस्ट्रा। इसको क्या नेम दे दिया, होस्ट्रा दे दिया। तो ये होस्ट्रा किसकी वजह से है कि ये जो आपका नर्व फाइबर का जो बैंड है, तो ये क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ को रिड्यूस कर देगा। तो रिड्यूस करने की वजह से क्या होता है, कुछ पाउचेस के जैसे स्ट्रक्चर्स बन गए और उनको हम लोगों ने क्या बोल दिया, उनको हम लोगों ने बोल दिया होस्ट्रा। तो ये होस्ट्रा हो गया। ओके, अब इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इस पर कुछ ये आपका एडिपोज टिश्यूज के हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। तो इन हेयर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग बोलते हैं एपिप्लॉइक एपेंडेजेस। एपिप्लॉइक एपेंडेजेस, तो इसको एपेंडेजेस बोलते हैं, एपिप्लॉइक एपेंडेजेस। ये हो गया। अब बात करते हैं यहां पर। अच्छा, एक और चीज, यहां पर एक जो इलियम है, इलियम की अगर हम बात करेंगे तो इलियम की जो ओपनिंग है सीकम के इनसाइड में, वहां पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलियोसिकल स्फिंक्टर। तो यहां पर क्या हो गया, ये प्रेजेंट होगा यहां पर, दिस वन इज कॉल्ड इलियोसिकल स्फिंक्टर। तो ये इलियोसिकल स्फिंक्टर हो गया यहां पर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वन, कॉलन। कॉलन की बात करते हैं तो अच्छा, एक और चीज, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की अगर हम बात करेंगे तो एनसीईआरटी बोलती है कि सीकम के इनसाइड में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या है, ई कोलाई प्रेजेंट होते हैं, और ये ई कोलाई जो है विटामिन B12 का और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका सिक्रीशन करता है, ये उनकी फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में, कॉलन के बारे में। कॉलन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए कॉलन के इनसाइड में आपके 3 मेन पार्ट हैं। तो पहला पार्ट हो गया असेंडिंग कॉलन। दूसरा पार्ट जो हो गया वो हो गया ट्रांसवर्स कॉलन। तीसरा पार्ट जो हो गया वो होता है हमारा, दिस वन इज कॉल्ड डिसेंडिंग कॉलन। डिसेंडिंग कॉलन। तो क्या हो गया, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग। चलिए अब देखिए यहां पर, देखिए कहां कहां पर है। तो असेंडिंग का मीनिंग क्या होता है, ऊपर की तरफ जाना। ठीक है, तो यहां पर हम ऊपर की तरफ यहां जा रहे हैं। ये कौन सी साइड है, हमारी बॉडी की राइट साइड है। तो हमारी बॉडी की राइट साइड में क्या होती है, असेंडिंग कॉलन प्रेजेंट होती है। ठीक है, ट्रांसवर्स, तो ट्रांसवर्स का डायरेक्शन ये हो गया। तो क्या हो गया, राइट साइड से आप कहां गए, लेफ्ट साइड में गए। तो राइट टू लेफ्ट जो रन कर रही है उसको हम लोग बोलेंगे, दिस वन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कॉलन। तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, ट्रांसवर्स कॉलन बोल दिया। अब डिसेंडिंग मींस क्या होता है, डाउनवर्ड जाना। तो डाउनवर्ड कहां जा रहे हैं, यहां पर जा रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा साइड है, ये लेफ्ट साइड है।
अब ये लेफ्ट साइड है तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, दिस वन इज कॉल्ड द डिसेंडिंग कॉलन। तो ये डिसेंडिंग कॉलन हो गया। कुछ बुक के इनसाइड में कॉलन का एक और पार्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मोइड कॉलन। तो ये हो गया सिग्मोइड कॉलन, दिस वन इज यहां पर। तो यहां पर थोड़ा सा एक एस शेप्ड वाला स्ट्रक्चर आ रहा है, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया है, सिग्मोइड कॉलन बोल दिया है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम का काम क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करना। ये हो गया एनल कैनाल, ये एनल कैनाल हो गई, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं एनस। और एनस के पास में यहां पर एक बहुत थिक मस्कुलर स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनल स्फिंक्टर। क्या है, एनल स्फिंक्टर। दैट इज एनल स्फिंक्टर की अगर हम बात करेंगे तो इट शोज द इनवॉलंटरी एक्टिविटी एट द इन्फेंट या इन्फेंसी स्टेज। तो इन्फेंट के इनसाइड में या फिर आप लोगों ने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इस एनल स्फिंक्टर की एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे अगर हम एडल्ट की बात करते हैं या आफ्टर द 2 इयर्स के बाद में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है वो एनल स्फिंक्टर को क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, ठीक है, उसकी वॉलंटरी एक्टिविटी जो है वो डेवलप हो जाती है, लेकिन इनिशियली स्टेज में डेवलप नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट इन केस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो फंक्शन है, इसके फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसका मेनली जो फंक्शन है वो है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर मिनरल, सॉल्ट एंड वाटर ये मेनली लार्ज इंटेस्टाइन के इनसाइड में एब्जॉर्ब होते हैं। इसके अलावा कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो क्या होती है, यहाँ पर आके एब्जॉर्ब होती है। रेक्टम का फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया है, रेक्टम क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है। दैट्स ऑल। सो दैट इज ऑल अबाउट इन केस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम लोग बात करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। Now the histology of alimentary canal. Histology of alimentary canal ये हो गया। अब देखिए हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करेंगे तो एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल होती है, एलिमेंट्री कैनाल का जो वॉल है, इस वॉल को हम लोग मेनली 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, तो सबसे पहला पार्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं सिरोसा। सेकंड वन जो है उसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलरिस। ओके, थर्ड वन जो है उसको हम लोग बोलते हैं सबम्यूकोसा, और लास्ट में जो है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूकोसा। दैट्स इट। तो ये मेनली 4 पार्ट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के। अगर हम वॉल की बात करेंगे तो उसके इनसाइड में सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। जो मस्कुलरिस वाला जो पार्ट है, ये मस्कुलरिस की अगर हम बात करेंगे, याद रखिएगा ये किससे मेडअप होता है, ये आपका स्मूथ मसल से मेडअप होता है। कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो 2 मैनर के इनसाइड में अरेंज होती हैं। तो पहला कौन सा मैनर है, पहला मैनर है आपका लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। तो पहला कौन सा है, लॉन्गिट्यूडिनल है। तो फर्स्ट मैनर जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल है, और सेकंड मैनर जो है वो कौन सा है, वो सर्कुलर है। ओके, अब कभी कभी इनका पोजीशन पूछता है कि मतलब आपका ये जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की जो लेयर है वो किस साइड में प्रेजेंट है, मतलब आउटसाइड में प्रेजेंट है या इनर साइड में प्रेजेंट है। तो ये क्या होता है, आउटसाइड में प्रेजेंट होता है या आउटर साइड में प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। सर्कुलर जो होती है वो इनर साइड में प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इनर सर्कुलर। तो एक हो गया आउटर लॉन्गिट्यूडिनल और दूसरा हो गया इनर सर्कुलर। ओके,
अब यहां पर आ जाते हैं, तो ये नेमिंग कर देते हैं पहले। तो ये वाली जो लेयर है सबसे आउटसाइड में, इसको हम लोग बोलते हैं विसेरल एपिथेलियम। विसेरल एपिथेलियम किस टाइप की होती है? स्क्वामस टाइप की होती है। ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सिरोसा, या फिर इसको सब सिरोसा बोलते हैं। और विसेरल एपिथेलियम और सब सिरोसा मिलकर क्या बनाते हैं? सिरोसा बनाते हैं। ये जो आपका स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर या मसल लेयर आप बोल सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इनर सर्कुलर लेयर। और ये दोनों लेयर किसकी फॉर्मेशन करती हैं? मस्कुलर इसकी फॉर्मेशन करती हैं। यहां पर ये जो लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। और यहां पर ये जो इनर वाला जो लेयर है इसको बोला जाता है म्यूकोसा। दैट इज ओके। अब देखिए, अब यहां पर क्या होते हैं, कुछ नर्व की अगर बात करेंगे तो नर्व फाइबर के क्लस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो उन क्लस्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं प्लेक्सस। तो यहां पर प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्लेक्सस कितने होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक का नाम है मायेंट्रिक प्लेक्सस और एक का नाम है मिसेनर प्लेक्सस। तो मायेंट्रिक प्लेक्सस और मिसेनर प्लेक्सस, ये 2 टाइप के प्लेक्सस जो होते हैं वो यहां पर प्रेजेंट होते हैं। मायेंट्रिक प्लेक्सस क्या करता है? ये एलिमेंट्री कैनाल के पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कंट्रोल करता है। दैट्स नाइस। और मिसेनर प्लेक्सस जो है ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड सिक्रीशन, तो ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा है। अब इनकी पोजीशन पूछी जाती है तो कहां पर प्रेजेंट है? देखिए, मायेंट्रिक प्लेक्सस जो है वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं? ये जो दोनों लेयर्स हैं, कौन कौन सी लेयर? आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर, इन दोनों के बिटवीन में प्रेजेंट होता है मायेंट्रिक प्लेक्सस। ये हो गया आपका मायेंट्रिक प्लेक्सस। ओके। अब इसके अलावा कौन सा बचता है? मिसेनर प्लेक्सस बचता है। तो मिसेनर प्लेक्सस कहां प्रेजेंट होता है? म्यूकोसा, सॉरी, मस्कुलरिस और सब म्यूकोसा के बिटवीन में प्रेजेंट होता है ये। दैट इज, तो ये हो गया हमारा मिसेनर प्लेक्सस। दैट इज ठीक है। अब फिर से समझ लीजिए, मायेंट्रिक प्लेक्सस की पोजीशन कहां पर है? मायेंट्रिक प्लेक्सस फाउंड बिटवीन आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर लेयर। ओके, ये एक स्टेटमेंट हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट किसके बारे में होगा? मिसेनर प्लेक्सस के बिटवीन में होगा, एंड इट इज फाउंड बिटवीन सब म्यूकोसा एंड मस्कुलरिस। तो ये सब म्यूकोसा और मस्कुलरिस के बिटवीन में प्रेजेंट होता है। सिरोसा जनरली अगर हम बात करेंगे तो ये आपके फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मेड अप होता है। मस्कुलरिस मैंने आपको बता दिया है, स्मूथ मसल से मेड अप होता है। सब म्यूकोसा जो है वो किससे मेड अप होता है? सब म्यूकोसा लूज कनेक्टिव टिश्यू से होता है। और म्यूकोसा की हम बात करेंगे तो ये भी क्या होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू से मेड अप होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो म्यूकोसा है इसके इनसाइड में कुछ लिम्फोइड ऑर्गन्स भी मिलते हैं। These are the lymphoid organs, और इन lymphoid organs को हम लोग क्या बोलते हैं? This one is called the Peyer's patches, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? That is also known as MALT, mucosa associated lymphoid tissue. So that is all about in case of the histology of alimentary canal. So guys, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। सो एंड
मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप YouTube पर मुझे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। तो प्लीज़ इसी तरह से अपने प्यार को, अपने लव को बनाए रखिएगा। एंड मेरे YouTube चैनल बायोजेनिक क्लासेस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।